प्रोजेक्ट 235 महायुद्ध का रहस्य लोग। जब जंग में खून बहता है तो समझौते अक्सर कागजों पर ही दम तोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं हूं नकमा। जिस महायुद्ध को थामने के लिए इसी साल 17 जून को ईरान और अमेरिका के बीच एक MOU साइन हुआ था, आज वो समझौता सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा बन गया है, क्योंकि 8 जुलाई से अमेरिका और ईरान के बीच फिर से एक विनाशकारी, एक भीषण जंग छिड़ चुकी है। और अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या दुनिया एक बहुत बड़े महासंकट की दहलीज पर खड़ी है? क्या दो मुल्कों की ये पुरानी अदावत दुनिया की अर्थव्यवस्था को राख में मिला देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या खाड़ी के तपते रेगिस्तानों और ग्रेनाइट के सीना ताने इन पहाड़ों के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जिसे दुनिया के सबसे विनाशकारी, सबसे आधुनिक बंकर बस्टर बम भी छू नहीं सकते? आज ईरान की उसी अदृश्य अभेद ताकत से पर्दा उठाएंगे जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, इस स्क्रीन पर है, जहां इस महायुद्ध की असली वजह दफन है और जहां दफन है अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का वो एक अधूरा ख्वाब भी। जिस महायुद्ध के बारूद ने समंदर के शांत पानी को सुलगते हुए अंगारों में तब्दील कर दिया है, आखिर उस महायुद्ध का एपी सेंटर कहां है? ईरान की उस अदम्य ताकत के वो अदृश्य अभेद्य ठिकाने कहां हैं, जिन्हें नक्शे से मिटाने की कसम खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खा चुके हैं। ये ट्रंप का वो अधूरा ख्वाब है जिसे वो इस बार हर कीमत पर हकीकत बनाना चाहते हैं। एक ऐसा ख्वाब जो अगर पूरा हुआ तो दुनिया का भूगोल हमेशा के लिए बदल जाएगा। We're getting rid of the bully of the Middle East. Iran was the bully of the Middle East. They bullied Iraq. They bullied every country. There was fear all over the Middle East with other countries. I understand that, but there was fear. But there's no fear anymore because their military capability has been knocked to hell, and there's no fear. I think the Middle East is coming together like it's never come together before. You can't have a dominant factor like Iran that would kill 52,000 protesters. You know that. व्हाइट हाउस का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है, निशाने पर ईरान है। तारीखें बदल रही हैं, लेकिन पश्चिम एशिया के आसमान से बरसती मौत का मंजर नहीं बदल रहा। आसमान में घातक ड्रोन्स की उड़ान, धरती का सीना चीरती बारूदी मिसाइलें और बम धमाकों की गूंज से कांपते जलते शहर और धधकते मिलिट्री बेस। ये तस्वीरें सिर्फ विचलित नहीं करती, ये दुनिया का कलेजा कपा देने वाली तबाही की गवाही है। इतिहास गवाह है कि नफरत की आग इतनी आसानी से नहीं बुझती, लेकिन इस बार अमेरिका ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए उसके वजूद पर, उसकी रीढ़ पर चोट की है, पर ईरान भी नहीं झुक रहा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने लगातार 6 रातों से ईरान को नर्क बना दिया है, लेकिन क्या ईरान खामोश बैठा है? बिल्कुल नहीं। जंग सिर्फ सीमाओं पर मिसाइलों से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी लड़ी जा रही है, और इसका सबूत तेहरान की सड़कों पर नजर आ रहा है। ईरान के अखंड इरादों का ताजा प्रमाण तेहरान की सड़कों पर उतर आया है। ईरान का वो खौफनाक गुस्सा जो सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को ललकार रहा है। तेहरान के सबसे बड़े इंकलाब स्क्वायर पर एक गगनचुंबी पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक काले ताबूत में लेटा हुआ दिखाया गया है। उनकी आंखें बंद हैं और बाल बिखरे हुए हैं। नीचे बड़े अक्षरों में लिखा है, वी किल ट्रंप, यानी हम
ट्रंप को मार डालेंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ईरान की सड़कों पर हॉलीवुड स्टाइल के किल बिल वाले पोस्टर लगे थे, जो अमेरिका के सफाई की गवाही दे रहे थे। महायुद्ध का रहस्य लो, किल बिल ट्रंप के ताबूत। ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं, सीधा संदेश है कि ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत का बदला सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की मौत से ही पूरा होगा। वैसी भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन क्या वो जमीनी स्तर पर अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाए हैं? जो लोग ईरान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, वो क्या हासिल कर पाए? हम काम करके जवाब देते हैं और अपने जमीन की हर इंच की रक्षा करते हैं, जिस पर हमारा विश्वास है। वो जिस बदतमीजी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उन्हीं पर लागू होते हैं, हम पर नहीं। पहला कदम ये है कि आपसी एकता बनाए रखी जाए। समाज में दरार पैदा करने वाली कोई भी बात हमारी ताकत को कम कर देगी। 8 जुलाई को जैसे ही महायुद्ध का दूसरा राउंड शुरू हुआ, अमेरिका ने तय कर लिया था कि वो ईरान की आर्थिक और सैन्य रीढ़ तोड़ कर रहेगा। और इसकी एक बेहद खौफनाक पिक्चर 17 जुलाई की आधी रात को तेहरान ने देखी। जगह ईरान, टारगेट लोकेशन ईरान का दक्षिणी हॉर्मुज़गान प्रांत। सुलगते समंदर के बीच ईरान के सरकारी टेलीविजन से आई इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। 17 जुलाई की काली रात अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने आसमान से वो कहर बरपाया कि कंक्रीट के मजबूत पुल और रेलवे जंक्शन मलबे में तब्दील हो गए। रणनीतिक शहर बंदर खमीर और बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन को सीधे निशाना बनाया गया। इस भीषण हवाई हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत की खबर ईरानी टेलीविजन पर प्रसारित होने लगी। हमलावर अमेरिकी दुश्मन ने कुछ घंटों पहले देश के दक्षिणी और दक्षिण पूर्व के इलाकों पर हमला किया। दुश्मन के हवाई हमले में जिन इलाकों को निशाना बनाया गया, उसमें बंदर अब्बास रेलवे जंक्शन स्टेशन भी शामिल है। इस हमले में 2 नागरिक घायल हो गए हैं। ये स्टेशन बंदर अब्बास से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। केशम के दक्षिणी तट पर 4 धमाकों की आवाज भी सुनी गई। चश्मदीदों के अनुसार हॉर्मुज़गान प्रांत के बंदर खामीर काउंटी में काहुरिस्तान गाँव और सुर नदी के पास 2 पुलों को निशाना बनाया गया और एक निजी गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई। अमेरिका की इस एयर स्ट्राइक की क्रोनोलॉजी को समझिए। इन हाईवे और रेलवे पुलों को तबाह करने के पीछे वॉशिंगटन का इरादा बेहद खतरनाक है। अमेरिका ईरान के सबसे अहम बंदरगाह बंदर अब्बास का संपर्क देश के मध्य इलाकों और राजधानी तेहरान से काटना चाहता है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो ईरान की रीढ़ की हड्डी पर चोट की गई है। खुद ईरानी मीडिया तबाही के सबूत ऑन कैमरा दुनिया को दिखाने लगा। कल रात और आज सुबह आक्रामक अमेरिकी सेना ने इस हॉर्मुज़गान प्रांत में बुनियादी ढांचों और सड़कों को निशाना बनाया। अभी हम बंदर अब्बास के लटीगान गांव में एक पुल के पास हैं, जिसे कल रात आक्रामक अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया था। हमले के समय एक फ्यूल टैंक उस पुल से गुजर रहा था। उस पर हमला हुआ और वो जल गया। एक देशवासी जो ड्राइवर था शहीद हो गया। अगर अमेरिकी हमलों की ये रफ्तार और बढ़ी तो ईरान की सेना के मूवमेंट पर तो ब्रेक लगेगा ही, साथ ही ईरान की 9 करोड़ की आबादी तक पहुंचने वाले दाने दाने और जरूरी सामानों की सप्लाई लाइन पूरी तरह चोक हो जाएगी। अगर अमेरिका के हमले 2-3 दिन और जारी रहे तो हम पूरी तरह से आक्रामक और विनाशकारी हमलों के दौर में दाखिल हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ईरान अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक ही सीमित नहीं रहेगा और ईरान की आक्रामक ताकतों से कोई भी राजनीतिक सीमा सुरक्षित नहीं रहेगी। महायुद्ध के बीच ईरान को भी अपने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। 17 जुलाई को पहली बार ईरान ने आधिकारिक तौर पर माना कि अमेरिकी हवाई हमलों ने उसके बिजली के बुनियादी ढांचे यानी पावर ग्रिड्स को तहस नहस कर दिया है। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय को खुद सामने आकर
अपने दक्षिणी प्रांतों के लोगों से भीख मांगनी पड़ी है कि कम से कम बिजली का इस्तेमाल करें। कल रात देश के दक्षिणी इलाकों में दुश्मन के हमलों के बाद बिजली उद्योग की ऑपरेशनल टीमें लगातार जमीन पर काम करती रहीं। नुकसान की मरम्मत और ग्रिड को स्थिर करने के प्रयास तुरंत शुरू किए गए और अभी होमोर्जगन प्रांत और प्रभावित अन्य इलाकों में पावर ग्रिड स्थिर है। ऊर्जा मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिजली की खपत को नियंत्रण करके ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने में मदद करें। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड का दावा है कि 17 जुलाई को खत्म हुए इस ऑपरेशन में ईरान के दर्जनों सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ पुलों और सड़कों तक महदूद नहीं है। 16 जुलाई दिन गुरुवार का था। अमेरिकी मिसाइलों का रुख बदला और निशाना बना तेहरान और सेमनन प्रांत का वो इलाका जहां ईरान का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर और उसका स्पेस प्रोग्राम छिपा बैठा है। यानी अमेरिका अब सीधे ईरान के सबसे घातक हथियारों की फैक्ट्रियों पर वार कर रहा है। यानी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी उस धमकी को हकीकत में बदल दिया है जिसमें उन्होंने ईरान के पावर स्टेशंस और पुलों को उड़ाने की बात कही थी। Power plants, next week comes the bridges. पेंटागन के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में ईरान ने 7 कमर्शियल जहाजों पर भीषण हमले किए हैं। लेकिन ईरान भी धमकियों का हिसाब रख रहा है। तेहरान का दावा है कि नए अमेरिकी हमलों में अब तक 30 से ज्यादा बेगुनाह नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें IRGC के 7 सैनिक भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना के इस हमले में ईरान शहर की 338वीं ब्रिगेड ने 7 सैनिक शहीद हो गए और कई अन्य घायल हो गए। इस अपराध में शहीद हुए लोगों के पाक खून का बदला लेना निश्चित और जल्द ही होगा। ईरान में हुई तबाही की नई तस्वीरें दुनिया के सामने आई। टूटे घर, जमींदोज हुए पुल, जलती गाड़ियां और भी बहुत कुछ। वक्त के बढ़ते पहिए के साथ महायुद्ध भयंकर होता जा रहा है। ट्रंप कहते हैं ईरान घुटनों पर आ चुका है और जल्द अपनी हार भी मान लेगा। Iran defeated soon. They'll be defeated very soon, and then I guess it'll be even better. But you know, even during this, it's been amazing. I mean, to think. So I call it a military operation, but call it whatever you want. It's incredible. It's like it hasn't. तो इतिहास ये गवाही देता है कि नफरत की आग इतनी आसानी से नहीं बुझती है। 8 जुलाई 2026 व्हाइट हाउस से आए सिर्फ एक ऐलान ने अमन की उस आखिरी उम्मीद को भी राख कर दिया। सीज फायर खत्म हो गया और उसके बाद बीते 250 से ज्यादा घंटों में जो हुआ उसने तबाही की एक नई इबारत लिख दी है। बयान के बीच बदले की कार्रवाई शुरू कर दी गई। IRGC ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी डिफेंस एसेट्स को एक बार फिर टारगेट किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC के ड्रोन्स ने कुवैत के मीना अब्दुल्ला में मौजूद अमेरिकी सेना के लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट सेंटर को निशाना बनाया। ईरान की फार्स न्यूज का दावा है कि जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों के हैंगर और कई MQ-9 रीपर ड्रोन्स को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। कहा यह भी गया है कि बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के कमांड सेंटर, ईंधन डिपो और मानव रहित बोट्स के कंट्रोल सेंटर पर ईरान ने सुसाइड ड्रोन से अटैक किया। इन हमलों के जरिए ट्रंप को मैसेज था, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लेकिन ईरान का असली और सबसे खतरनाक दांव खाड़ी के इन हमलों से कहीं बड़ा है। हॉर्मूज के बाद ईरान ने लाल सागर में बिसात बिछा दी है। रॉयटर्स और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब हूती विद्रोहियों के जरिए लाल सागर के रणनीतिक प्रवेश द्वार बाब अल मंदेब को पूरी तरह ब्लॉक करने की तैयारी में है। लाल सागर के दक्षिणी छोर पर यह समुद्री रास्ता 20 मील यानी लगभग 32 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है, जिसे हूती आसानी से निशाना बना सकते हैं।
हर साल दुनिया का करीब 12% व्यापार इसी रास्ते से होता है, जिसकी कीमत $1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है। अप्रैल में इस रास्ते से तेल की सप्लाई दोगुनी होकर 72 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गई। अगर यहाँ खतरा बढ़ता है तो मालवाहक जहाजों को अफ्रीका के नीचे से घूम कर जाना पड़ेगा। इससे जहाजों का किराया बढ़ेगा और सफर में कई हफ्तों की देरी होगी। ईरान कभी भी बातचीत की मेज पर नहीं हटा। अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU को खत्म किया था, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चाहते हैं कि ईरान वापस आए, लेकिन ये एक ऐसी मांग है जो पूरी नहीं होगी। अमेरिका की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए ईरान अमेरिका से बातचीत की पहल करने वाला पहला देश नहीं होगा। यानी बात अब सिर्फ 2 देशों के अहंकार की नहीं है, बात पूरी दुनिया के वजूद की है। अगर $200 प्रति बैरल तेल की ये धमकी हकीकत में बदलती है तो दुनिया में महंगाई, भुखमरी और मंदी का वो ट्रिपल अटैक हो सकता है जिसकी कल्पना आधुनिक इतिहास में शायद कभी नहीं की गई। इतिहास गवाह है कि जब जब ताकतवर मुल्कों ने जमीन की छाती फाड़कर तबाही का सामान छुपाया है, तब तब विनाश की एक नई पटकथा लिखी गई है। साल 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चला और फिर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अरबों डॉलर स्वाहा हो गए, पर क्या ईरान का परमाणु जखीरा सचमुच में खत्म हुआ? जवाब है नहीं। और अब ट्रंप की एक नई धमकी ने दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। कैलेंडर पर तारीखें बदलती रहीं, वक्त का पहिया घूमता रहा और तारीख दर तारीख तबाही की टाइमलाइन वक्त के साथ और विध्वंसक होती गई। महायुद्ध की इस बिसात पर सुपर पावर अमेरिका ने 2 बड़े मोहरे चले। पहाड़ों के सीने में दफन ईरान की अदृश्य और रहस्यमय न्यूक्लियर अड्डों को तबाह करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन दोनों बार फौलादी चट्टानों से टकराकर सुपर पावर के गुरूर को चकनाचूर होते दुनिया ने देखा। तो सवाल यही है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति अमेरिका उस विध्वंसक खजाने तक पहुंच पाएगी जिसे ईरान ने पहाड़ों का सीना चीरकर जमीन से सैकड़ों मीटर गहरे बंकरों में महफूज रखा है? ये कोई कयास नहीं है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर एक नाम लिया है, नाम है पिकेक्स माउंटेन। तो आखिर क्या है पिकेक्स माउंटेन के पाताल में छुपा वो राज जिसने महाशक्ति की नींद उड़ा रखी है? हरान के ठीक दक्षिण में स्थित ये वो रहस्यमयी पहाड़ी है जिसके नीचे ईरान ने अपना सबसे बड़ा और सबसे अभेद्य परमाणु चक्रव्यूह रच रखा है। ट्रंप ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे तेहरान को चेतावनी दे दी, टेल द इरानियंस टू बी रेडी, हम बिग एक्स माउंटेन को उड़ाने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस पहाड़ी के नीचे ऐसा क्या है जिसे मिटाने के लिए सुपर पावर इस कदर बेताब है? ये वही बिग एक्स माउंटेन है जिसके तसव्वुर भर से सुपर पावर अमेरिका की बेचैनी बढ़ जाती है। समुद्र तल से करीब 1608 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा ठोस ग्रेनाइट का एक ऐसा ढांचा जिसे अगर आज की दुनिया का सबसे अभेद्य किला कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी गहराई
ठोस ग्रेनाइट चट्टानों के नीचे कम से कम 100 मीटर बताई जाती है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की माने तो इस पहाड़ के नीचे 2 विशाल टनल कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें पूर्वी एंट्री गेट 145 मीटर नीचे और पश्चिमी गेट 100 मीटर नीचे की तरफ है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि 50 मीटर की ऊंचाई के इस अंतर का मतलब है कि अंदर एक मल्टी लेवल परमाणु फैक्ट्री चल रही है और ये इतने गहरे हैं कि अमेरिकी सेना का सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम भी यहाँ आकर बेअसर हो जाता है। ईरान का दावा तो यह है कि साल 2020 से वो सिर्फ एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज बना रहा है और वो भी शांतिपूर्ण कामों के लिए, लेकिन पेंटागन और दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियों को गहरा शक है। शक ये है कि इस अभेद्य किले के भीतर वेपन्स ग्रेड यूरेनियम को प्रोसेस करने और परमाणु बम का ढांचा तैयार करने का एक बेहद खतरनाक और सीक्रेट गेम चल रहा है। इस रहस्यमयी पहाड़ की ताकत का ही तिलिस्म है, जिसकी बदौलत अमेरिकी लीडरशिप की तरफ से ये चेतावनी एक बार नहीं बल्कि बार बार दोहराई जा चुकी है। They are decimated right now. They're going to give up nuclear weapons. They're going to give us the nuclear dust. They're going to do everything that we want to do. And you know what? They're going to go on and maybe have a great country again. But if they don't do that, they're not going to have a country. They're not even going to have a country. डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान बिना किसी डिप्लोमेसी के है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक गीदड़ भभकी है या फिर पेंटागन के बंद कमरों में इसके लिए कोई बेहद खौफनाक ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? वॉल स्ट्रीट जर्नल और सीबीएस की रिपोर्ट जो खुलासा करती है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ईरान के इस परमाणु चक्रव्यूह को भेदने के लिए अमेरिका ने अपने ही एक रेगिस्तान में नकली नतांज और इस्फहान खड़े कर दिए हैं। लास वेगस से करीब 160 किलोमीटर दूर तपते रेगिस्तान के बीच मौजूद है नेवाडा नेशनल सिक्योरिटी साइट। ये अमेरिका का वो सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां दशकों से ईरानी पहाड़ों और सुरंगों में घुसने की खौफनाक ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ जमीन से 900 फीट नीचे एक असली परमाणु परीक्षण सुरंग है जिसे पी टनल कहा जाता है। रिपोर्ट बताती है कि पेंटागन की सीक्रेट ड्रिल में अमेरिकी कमांडोज ने हूबहू ईरान की नतांज और इस्फहान जैसी डमी सुरंग तैयार की हुई हैं, जिसके अंदर घुसकर दुश्मन के सैनिकों को मारकर रेडियो एक्टिव मटेरियल को सुरक्षित बाहर निकालने की सैकड़ों बार प्रैक्टिस की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के इन ठिकानों को सिर्फ हवाई हमलों से नष्ट नहीं किया जा सकता। 2025 की बमबारी में सुरंगों के मुंह बंद जरूर हुए थे, लेकिन अंदर का जो मटेरियल है वो सुरक्षित है। अमेरिका अगर इसे नष्ट करना चाहता है या फिर यूरेनियम जब्त करना चाहता है तो उसे बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी कि जमीनी सेना उतारनी ही होगी, जो कि इतिहास का सबसे जोखिम भरा ऑपरेशन हो सकता है। सवाल यही है, क्या इसके लिए वॉशिंगटन और पेंटागन के बंद कमरों में कोई स्ट्रैटेजी बनी है या फिर ट्रंप और उनके सहयोगी मिलकर ईरान के खिलाफ दबाव बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं? युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। पुरानी चुनौतियों के साथ साथ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। सत्ता के समीकरण बदलते रहते हैं। हम इस पर अपनी राय रखते हैं। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं और हम एक बात जानते हैं, हम हमेशा अपने दुश्मनों से ज्यादा मजबूत होना होगा। ये बात पूरी तरह साफ है कि अमेरिका और इजराइल की निगाहें पहले दिन से ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर टिकी हैं। चाहे बातचीत की मेज हो या युद्ध का मैदान, उनकी पहली और आखिरी शर्त यही है कि ईरान के पास परमाणु शक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ईरान की इन पहाड़ियों के सीने में आखिर कितना बारूद दफन है?
रिपोर्ट्स के जो आंकड़े सामने आए हैं वो दुनिया को डराने के लिए काफी हैं। ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम है, जिसे वो बहुत जल्द 90% एनरिच कर सकता है, यानी वेपन्स ग्रेड की तरह बना सकता है। इसके अलावा उसके पास 20% संवर्धित यूरेनियम भी है, जिसकी क्वांटिटी लगभग 1000 किलोग्राम है, और 3.6% संवर्धित यूरेनियम, जिसे वो एनर्जी सप्लाई के लिए इस्तेमाल करता है। ये लगभग 8500 किलोग्राम बताया जाता है। जाहिर है कि इतने बड़े पैमाने पर यूरेनियम को एक ही जगह नहीं रखा जा सकता। इसके संवर्धन और रखरखाव के लिए भारी भरकम मशीनरी और कई न्यूक्लियर साइट्स की जरूरत होती है। और पिकेक्स माउंटेन के अलावा भी ईरान के पहाड़ों के सीने में ऐसे कई राज दफन हैं, जो 2 बार अमेरिका के सैन्य गुमान को हवा में उड़ा चुके हैं। वो पहाड़ जिसे ईरान के सुरक्षा तंत्र में शील्ड ऑफ ईरान कहा जाता है। आइए जरा उसकी वैज्ञानिक और भौगोलिक परतों को खोलते हैं। जगह ईरान का यज़्द प्रांत, लोकेशन माउंट शिरकुह, पाताल में छिपा इमाम हुसैन बेस। ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 650 किलोमीटर दूर माउंट शिरकुह की वो वादियां जहां घने जंगल और दुर्गम पहाड़ियों के बीच दुश्मन का पैदल घुस पाना नामुमकिन है। पेंटागन इस भौगोलिक चुनौती को बहुत अच्छे से समझता है। यही वजह है कि अमेरिका ने इस बेस को आसमान से 2 बार टारगेट किया। अपने सबसे खतरनाक स्टेल्थ बॉम्बर B-2 स्पिरिट से हजारों टन बारूद बरसाया, लेकिन ईरान का ये किला टस से मस नहीं हुआ। आखिर क्यों? विज्ञान के नजरिए से इस पहेली को समझिए। इमाम हुसैन बेस जिस पहाड़ के नीचे बना है, उसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका मैसिव ग्रेनाइट फॉर्मेशन। मैसिव ग्रेनाइट धरती की सबसे कठोर चट्टानों में से एक है। इस ग्रेनाइट की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि ये किसी भी पारंपरिक विस्फोट की शॉक वेव्स को आसानी से सोख लेता है। अब सवाल ये है कि अमेरिका का अदृश्य शिकारी B-2 बॉम्बर, जो दुनिया के किसी भी कोने में घुसकर वार कर सकता है, 5000 पाउंड के बम से भी इसे भेद क्यों नहीं सका? B-2 बॉम्बर जमीन के अंदर 440 मीटर तक मार कर सकता है, जबकि GUB-57 मॉब बम कंक्रीट की ठोस परतों को अधिकतम 6 से 10 मीटर तक भेज सकता है, यानी करीब 200 फीट। ग्रेनाइट में मारक क्षमता 4 से 10 मीटर तक है, जो ग्रेनाइट पर सिर्फ 240 मीटर तक दरार तो डाल सकती है, जबकि ईरान का इमाम हुसैन बेस पहाड़ के करीब 500 मीटर नीचे बना है। इसी अंडरग्राउंड बेस में ईरान मिसाइल और हथियार बनाता है। इसी बेस में ईरान की ऑटोमेटिक मिसाइल सिस्टम है। जब बम कंक्रीट पर गिरता है तो वो उसे चीर देता है, लेकिन जब यही बम शिरकुह के सॉलिड ग्रेनाइट से टकराता है तो चट्टान की कठोरता बम की काइनेटिक एनर्जी को तितर बितर कर देती है। यानी पूरी ताकत लगाने पर भी अमेरिका इस बेस की छत के पास भी नहीं पहुंच पाएगा। यानी आसान शब्दों में कहें तो जब ये बंकर बस्टर बम गिरता है तो कंक्रीट को चीर देता है, लेकिन जैसे ही इसका सामना माउंट शिरकुह के सॉलिड ग्रेनाइट से होता है, चट्टान की बेजोड़ कठोरता इस बम की पूरी काइनेटिक एनर्जी को हवा में तितर बितर कर देती है। सवाल है कि ईरान के ऐसे और कितने रहस्यमयी अड्डे हैं। सिर्फ इमाम हुसैन बेस ही नहीं, इस लिस्ट में दूसरा सबसे खतरनाक नाम है फोर्डो। पूरा नाम है फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, दुनिया की सबसे सुरक्षित और कुख्यात अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट, जो शियाओं के पवित्र शहर कुम के पास अल बोर्ज पर्वत श्रृंखला की पथरीली पहाड़ियों के नीचे
80 से 90 मीटर की गहराई में बसा ये वो ठिकाना है जहां ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धित करता है। इसके ऊपर ठोस चट्टान और कंक्रीट की इतनी मोटी परतें हैं कि कोई भी हवाई हमला यहाँ बेअसर साबित होता है। महायुद्ध में ईरान के रहस्य लोक का तीसरा ठिकाना है नतांज, जिसे दुनिया नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के नाम से जानती है। ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हब। काशान और इस्फहान के बीच मरुस्थलीय पठार के नीचे बना ये परिसर कंक्रीट की करीब 7.6 मीटर मोटी शील्ड से ढका हुआ है। बार बार के हमलों के बाद अब ईरान ने यहाँ पहाड़ों के भीतर एक ऐसा नया टनल नेटवर्क तैयार कर लिया है जिसके अंदर हजारों सेंट्रीफ्यूज लगातार यूरेनियम गैस तैयार करने में जुटे रहते हैं। तेहरान की अदृश्य ताकत का चौथा और सबसे अहम केंद्र है इस्फहान। इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, जो इस्फहान शहर के बाहरी छोर पर मौजूद है। हालांकि ये किसी पहाड़ के नीचे दफन नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन पर मौजूद है। सवाल है, यहाँ ईरान करता क्या है? कई खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ यूरेनियम मेटल और परमाणु कचरे को रखने के लिए पहाड़ों की तलहटी में बेहद सुरक्षित और अंडरग्राउंड स्टोरेज बंकर बनाए गए हैं, जहां येलो केक यानी कच्चे यूरेनियम को सेंट्रीफ्यूज गैस UF6 में बदला जाता है। परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम मेटल ढालने की तकनीक भी इसी परिसर से जुड़ी है। हालांकि जब से महायुद्ध की चिंगारी दोबारा सुलगी, तब से ईरान ने हमलों के डर से यहाँ की खुफिया सुरंगों के एंट्री गेट्स को मिट्टी और मलबे से इस कदर सील कर दिया है कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये सारी जानकारियां पब्लिक डोमेन में हैं, अमेरिका को पल पल की खबर है, तो फिर इस ऑपरेशन को हरी झंडी देने में सुपर पावर के हाथ क्यों कांप रहे हैं? अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड यानी अपनी सेना को सीधे जंग में उतारने से क्यों कतरा रहा है? क्या ट्रंप प्रशासन के हाथ कोई ऐसी सीक्रेट जानकारी लगी है जिसके बाद वो दावा कर रहे हैं कि उनकी स्पाई सैटेलाइट्स लगातार इन न्यूक्लियर अड्डों की निगरानी कर रही हैं? एक और सवाल जिसका जवाब दुनिया जानना चाहती है, आखिर आसमान से जुटाए जा रहे इन सुरागों के पीछे की हकीकत क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को सिक्योर करने में घंटे नहीं कई दिन लग सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को अलग अलग जगह छिपा रखा है। ईरान का आधा संवर्धित यूरेनियम इस्फहान में है, बाकी इस्फहान से 70 मील दूर नतांज में छिपा हो सकता है। इसके अलावा IAEA को लगता है कि ईरान ने बाकी का संवर्धित यूरेनियम नतांज के पास पिकएक्स पहाड़ों के नीचे न्यूक्लियर फैसिलिटी में छिपा दिया है। जाहिर है, इन तमाम बिखरे हुए ठिकानों से रेडियो एक्टिव यूरेनियम को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अमेरिका को एक साथ कई मोर्चों पर कई जाबाज टीमों के साथ बेहद जटिल ऑपरेशंस को अंजाम देना होगा। और ये वक्त बेहद कम और जोखिम बेहद ज्यादा होने वाला खेल है। जोखिम का अंदाजा सुपर पावर अमेरिका को भी अच्छे से है। इसीलिए ट्रंप ऑपरेशन बूट्स ऑफ ग्राउंड के लिए सहयोगी देशों की मदद लेने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका के आगे चुनौतियों की दीवार खड़ी है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को पूरा करने के लिए आखिर कितने अमेरिकी जवानों की जरूरत होगी और वो कौन से जाबाज हैं जो इस खतरनाक टास्क फोर्स का हिस्सा बनेंगे? CBS की रिपोर्ट कहती है कि ऑपरेशन यूरेनियम के लिए कम से कम 1000 सैनिकों की जरूरत होगी। US आर्मी रेंजर्स इस ऑपरेशन को लीड कर सकते हैं। बताया जाता है कि 75वीं रेंजर रेजिमेंट के साथ मिलकर यूरेनियम निकालने की ड्रिल हो चुकी है। इसमें सैनिकों ने
एक डमी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कब्जा करने और वहां से रेडियो एक्टिव मटीरियल को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रैक्टिस की थी। हालांकि एयर सपोर्ट के लिए 82 एयरबॉर्न डिवीजन का रोल भी अहम रहेगा, क्योंकि ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट भी करना होगा। एक तरफ अमेरिका की ये तैयारी है तो दूसरी तरफ ईरान के तेवर, जो साफ कह रहा है कि वो युद्ध खत्म भी करेगा तो सिर्फ अपनी शर्तों पर। लेकिन इस पूरे मिशन का सबसे नाजुक और सबसे खौफनाक पड़ाव क्या है? वो है यूरेनियम को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना। और इस काम को सिर्फ नेवी सील्स या डेल्टा फोर्स के दम पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए जरूरत होगी अमेरिकी सेना के सबसे एक्सपर्ट वैज्ञानिकों और टेक्नीशियंस की। इसमें सबसे पहला नाम है NDT, यानी न्यूक्लियर डिसेबलमेंट टीम्स। ये अमेरिकी सेना की सबसे विशिष्ट टीमें हैं। इन्हें न्यूक्लियर बम स्क्वाड भी कहा जा सकता है। इनका काम ही दुश्मन के परमाणु ठिकानों में घुसकर उन्हें निष्क्रिय करना होता है। माना जाता है कि NDT दुनिया की एकमात्र टीम है जो एक्टिव वॉर जोन में न्यूक्लियर मटेरियल को हैंडल कर सकती है। इसके बाद NEST यानी न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट टीम, ये अमेरिकी ऊर्जा विभाग की एक सीक्रेट टीम है जिसमें टॉप लेवल के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होते हैं। ये लोग तय करते हैं कि यूरेनियम को किस बॉक्स में और कैसे ले जाना है। रिपोर्ट के मुताबिक अत्यधिक एनरिच किए गए यूरेनियम संभवतः 40 से 50 स्पेशल सिलेंडर्स में मौजूद हो सकते हैं, जो स्कूबा टैंक से मिलते जुलते हैं। किसी तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सिलेंडर्स को एक खास तरह के डब्बे यानी ट्रांसपोर्टेशन कास्क में रखने की जरूरत होगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन यूरेनियम वाले टैंक्स को पहले ट्रकों के जरिए स्पेशल सिक्योरिटी में कंटेन करना होगा, क्योंकि यूरेनियम रेडिएशन लीक का खतरा हो सकता है। ईरान ने तकरीबन इस्फहान, नतांज, फोर्दो जैसी जगह में तकरीबन 440 न्यूक्लियर संभाला हुआ है, यूरेनियम संभाला हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ये या तो बर्बाद कर दें या उनको दे दें। ईरान के पास वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यूरेनियम पैक हो जाने के बाद भी खतरा टलेगा नहीं। इसके बाद शुरू होगा सबसे मुश्किल फेज, ईरान की सीमा से इस रेडियो एक्टिव मौत को बाहर निकालना। इसके लिए पूरे हवाई क्षेत्र को अमेरिकी फाइटर जेट्स के घेरे में लाना होगा। अगर पास में कोई हवाई पट्टी नहीं है तो तुरंत एक अस्थायी एयर स्ट्रिप तैयार करनी होगी, ताकि हेलीकॉप्टर्स और विशालकाय ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए इस यूरेनियम को सीधे अमेरिका ले जाया जा सके। लेकिन ईरान की भौगोलिक ढाल और उसके लड़ाकों के जज्बे को देखते हुए पाताल से इस यूरेनियम को खींच लाना, यूरेनियम को हासिल करना फिलहाल आसान काम नहीं है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का पिकेक्स माउंटेन को उड़ाने का दावा सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, या फिर दुनिया बहुत जल्द ही इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक न्यूक्लियर रेस्क्यू ऑपरेशन की गवाह बनने जा रही है? जो भी हो, एक बात साफ है, अगर ईरान के इन पहाड़ों में बारूद सुलगा तो उसकी तपिश पूरी दुनिया को महसूस होगी।